नमस्कार। संगीत और साहित्य में बहुत गहरा संबंध है। दोनों ही क्षेत्र साधना मांगते हैं। साधक साहित्य या संगीत के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग करते हैं। इनसे वह न केवल अपने लिए नाम पैदा करते हैं बल्कि भावी पीढ़ी के लिए सहेजने में भी सार्थक भूमिका निभाते हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी ही साधिका से, डॉक्टर चंचल शर्मा। मैडम, आपका एक्सेलशियर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजेश्वर जी। मैं धन्यवाद करती हूँ एक्सेलशियर हाउस का, और आज अपने अस्तित्व कार्यक्रम में मुझे बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुरुआती रुझान किस तरफ था? साहित्य की तरफ था या म्यूजिक की तरफ था या ड्रामा की तरफ था? देखिए, रुझान जब हम पैदा होते हैं या थोड़े से भी बड़े होते हैं तो रुझान का पता नहीं चलता कि हमें क्या करना है आगे जाके। तो ये था कि मेरे में ये कह सकती हूँ कि इनबॉर्न टैलेंट था। घर में थोड़ा सा माहौल था। मेरी मम्मा जो थी गाती थी, तो वो म्यूज़िक से मतलब संगीत से जुड़ी थी, तो उनको कभी कभी सुनते थे मम्मी को। फिर धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ ही रहा। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं रहा, पर ये था कि बचपन में मैं गाने में या इस तरह से बहुत आगे थी। क्लास में बचपन से डांस करना, हाँ जी, उसके अलावा पढ़ाई के अलावा। तो फिर ये नहीं पता था कि आगे जाके दिशा कौन सी होगी। और उस टाइम की अगर बात करते हैं बचपन की, तो इतना कोई मंच नहीं हमारे पास उपलब्ध होते थे, कोई इतने सोर्सेज नहीं थे कि जैसे आजकल सोशल मीडिया एक्टिव है या ऐसा कुछ नहीं था। तो पढ़ते गए। फिर धीरे धीरे पढ़ाई, जब मैंने 10th कर ली तो 11th फ्रेंड्स के साथ होता है, सहेलियों के साथ, जिस वो सब्जेक्ट ले रही हैं तो मैं भी वही लूँगी। तो बचपन से मुझे टीचर्स कहती थी तुम बहुत अच्छा गाती हो, तो तुम क्यों नहीं हाँ जी, म्यूज़िक से, तो तुम क्यों नहीं संगीत करती। तो फिर भी ध्यान नहीं आया। मैंने कहा सहेली कॉमर्स कर रही है तो मुझे भी कॉमर्स में पढ़ना है। तो मैंने मेरी स्कूलिंग जैन स्कूल तक से 10+2 हुआ है, तो वहाँ तक पढ़ी हूँ। उसके बाद कॉलेज जाना था, फिर घर की कुछ प्रॉब्लम्स रही, मेरे पापा चले गए, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया और कॉरेस्पॉन्डेंस मैंने फिर ग्रेजुएशन की। तो ऐसा हुआ कि 91 की बात है, हाँ शायद, तो ऐसे फ्री थी तो मेरी फ्रेंड्स कुछ आई तो कहती तुम अच्छा गाती हो तो तुम चलो, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तुम चलो। तो मैं जैसे गाने लगी तो ऐसे लगता है कि मुझे कोई अच्छा सा एक सही मौका मिल गया। वहाँ मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया कि तुम अच्छा गाने लगी हो। और वहाँ ये था कि कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ साथ ड्रामा करना, ये सब मतलब मिक्सचर होता गया। फिर उन लड़कियों ने कम कर दिया और मैंने अपना स्ट्रगल, मतलब मैं, हाँ, पैशन था मुझ में, बचपन से गाती थी, तो मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया। 91 में युवानी सर्विस। हाँ जी। मैं दर्शकों के साथ एक बात साझी करना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जम्मू में जितने भी आर्टिस्ट हुए हैं या साहित्यकार हुए हैं, उन्हें पहला मंच रेडियो ने प्रदान किया, बहुत युवा अवस्था में जी, युवानी सर्विस। हाँ जी, हाँ जी। तो युवानी ही था, हमें पता ही नहीं था मैच्योरिटी क्या होती है, प्राइमरी सर्विस क्या होता है। तो गाते गाते युवानी है, युवानी था, बच्चे थे तो युवा थे। तो वहाँ गाने लगी, तो वहाँ भी मैं ऐसे, मुझे सब कहते तुम सबसे अच्छा गाती हो। तो फिर धीरे धीरे ये था कि मेरा तो ये मानना कि जब हम पैशन रखते हैं, जुनून रखते हैं किसी चीज़ में और ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है, तो फिर वो करके, और मैं तो हूँ ही जुनूनी, हाँ, मेरे में ये है कि मैं जो करती हूँ वो करके रखती हूँ, हाँ जी, दिल से। फिर युवानी करते करते लगा कि प्राइमरी में जाना चाहिए। 4-5 साल मैंने युवानी में गाया, और प्राइमरी में जब गए तो मैंने कहा यहाँ अच्छा गाने वाले जाते हैं, तो मैं वहाँ से पास हो गई, प्राइमरी सर्विस में पास हो गई। फिर तब से मतलब 95-96 से मैं प्राइमरी सर्विस से गा रही हूँ। फिर उसके बाद लाइट म्यूजिक में ए ग्रेड आर्टिस्ट है जी, ड्रामा में बी हाई है जी जी। तो यही हुआ कि जब म्यूज़िक करते करते देखा कि यहाँ ड्रामा सेक्शन भी है, तो बचपन से स्टेज भी करते रहे, ये भी करते रहे, स्कूल में करते रहे, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं ड्रामा में भी ट्राई करूँ। तो ये था कि मेरी वॉइस क्वालिटी अच्छी थी, तो उस वजह से मैंने स्क्रिप्ट भी पास कर लिया, ड्रामा भी पास कर लिया, बी किया, फिर बी हाई किया, फिर म्यूज़िक करते करते बी ग्रेड से बी हाई किया। बी हाई के बाद दिल्ली से अब मैंने 2-3 साल से लाइट म्यूज़िक में ए ग्रेड किया है। बहुत, और आर्टिस्ट बहुत मुश्किल है। मुश्किल और रेडियो के लिए जी, रेडियो के लिए, क्योंकि एक्चुअली देखो आप काम करते हो ना, तो फिर आपको मतलब किसी की मदद की या मतलब की सिफारिश की जरूरत नहीं होती, आपका काम बोलता है, काम बोलता है। तो दिल्ली में तो कोई ऐसी सिफारिश नहीं मुझे लगता होती। यहाँ पे चलो हम फोक में हैं तो चलो कह देंगे ये अच्छा गा रहे हैं। आर्ट की फील्ड में अगर सिफारिश हो तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सिफारिश कैसे होगी, मैं गाऊंगी, मैं अगर गा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, तो लगेगा कि इसको पास करना है कि नहीं करना। अगर मैं
गा ही नहीं और लाइव गाना बहुत, और फिर जब लाइव गाना है तो जी, और आपको तो खुद ही पता है, आप बहुत बहुत बेहतरीन, मैं भी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप बेहतरीन, आपकी प्रोडक्शन में मैंने काम किया है, आपके साथ सीरियल्स किए हैं, आपके रेडियो पे ड्रामाज मैंने कितने मतलब खेले हैं। मैंने कहा ना, रेडियो हमेशा हम सभी का पहला मंच, रेडियो पहला मंच क्या, रेडियो ने मुझे आज अगर पहचान दी है तो बस रेडियो है। और मैं कहती हूँ कि पहली मेरी रोजी रोटी जो है वो मेरा मतलब पॉकेट मनी जो थी वो रेडियो से है, और मैं रेडियो को कभी नहीं भूल सकती। मैं हमेशा आज तक भी और जब तक जिंदा रहूंगी मैं ये कहूँगी, रेडियो मेरा घर है, रेडियो मेरा अपना है, और वहाँ के सब लोग मेरे अपने हैं, मेरी फैमिली है। और उसके बाद दूरदर्शन स्टार्ट हो गया, तो फिर उसमें भी सबसे पहला शॉर्ट प्ले मेरा हुआ, और इसके बाद बड़ा सीरियल जो था, अब स्वर्गीय शिवदत्त जी हैं, एक महान हस्ती थी टेलीफिल्म्स वाले, उनके साथ पहली सीरियल्स किया, तो 10 एपिसोड्स का मैंने वहाँ से सीरियल, फिर सिलसिला चलता रहा। और ये था कि स्ट्रगल नहीं छोड़ा, जुनून नहीं छोड़ा, और साथ साथ में पढ़ाई करती रही। ग्रेजुएशन मैंने आपको बताया कि कॉरेस्पॉन्डेंस के बाद जब ग्रेजुएशन में 2nd डिवीज़न आ गई, तो फिर मैंने सोचा कि श्रेय जाता है मेरे पेरेंट्स को। मेरा भाई है तो उसने कहा कि दीदी अब तुम जो करना चाहती हो, कि प्रोग्राम्स भी करो, तुम्हारी मर्जी है, बट लिमिटेड से करो, क्योंकि तब नीड थी जब हम प्रोग्राम्स करते थे, घर भी थोड़ा चलाना था, फाइनेंशियली हेल्प थी, पापा सिर पे नहीं थे। तो फिर उसके बाद भाई ने कहा, तो मैंने जैसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, मैंने डोगरी, ये भी नहीं सोचा था कि डोगरी करूँगी, क्योंकि मातृभाषा तो मेरी डोगरी है, बट उसके साथ ये रहा कि जब वही है कि जब किसी में दृढ़ निश्चय होता है ना, पागलपन होता है ना, वो मेरे में था कि मुझे पढ़ना है, रास्ते भी निकल आते हैं। और सपोर्ट रही मेरे भाई और मेरी माँ की, उन्होंने मुझे तौर पे म्यूजिक सीखा था शुरू में, क्योंकि मैं लाइट म्यूजिक की तरफ ही जाना चाहती थी, क्लासिकल म्यूजिक की तरफ मेरा रुझान कम था, क्योंकि यहाँ पे इतना स्कोप भी नहीं है, सुनने वाले नहीं है। तो अगर जब तक आपके पास प्रॉपर विधिवत जो आपकी परीक्षा या वो नहीं होगी, आपका मंच नहीं उपलब्ध होगा, या फिर आपके पास ट्रेनिंग नहीं होगी, आप वहाँ कामयाब नहीं हो सकते। तो लाइट म्यूजिक है, आजकल लाइट म्यूजिक का ज़माना है, लिबर्टी भी रहती है ना, लिबर्टी रहती है, आप कुछ भी गा सकते हो, जी कुछ भी। तो मैंने हर भाषा में कोशिश की, मतलब डोगरी, पंजाबी, हिंदी, गोजरी, उर्दू, इन सब भाषाओं में। तो फिर बस बात वही आती है कि रेडियो ने मुझे बहुत आगे लिया। रेडियो में मैंने डोगरी भी गाया, गोजरी भी गाया, पंजाबी भी गाया, हर भाषा में मैंने वहाँ से गाया है। उसके साथ लाइव परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी, हाँ लाइव तो बहुत ज़्यादा, मतलब और स्टार्ट मेरा 91 जैसे मैंने रेडियो स्टार्ट किया, वहीं से मेरा थिएटर स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मेरा साथ साथ चलता रहा, थिएटर स्टार्ट हुआ। वो आज पद्मश्री हैं श्री बलवंत ठाकुर जी, उनके साथ मैंने थिएटर किया, और बहुत ज़्यादा थिएटर किया मैंने। एकेडमी में किया, नेशनल लेवल पे किया, बेंगलोर में किया, नैनीताल में किया, और जितने रूरल देहाती इलाके हैं वहाँ कोई जगह छोड़ी ही नहीं होगी। नुक्कड़ नाटक किए, क्या नहीं किया। अगर हम मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी अगर किसी को कह सकते हैं तो डॉक्टर चंचल शर्मा जी हैं, क्योंकि इन्होंने रेडियो से शुरुआत की, लाइट म्यूजिक गाया, भजन गाए, लाइव परफॉर्मेंसेस दी एज सिंगर, उसके बाद थिएटर में काम किया, रेडियो में एज एक्टर काम किया, उसके साथ साहित्य के तरफ भी रुझान हुआ। हाँ, और तो ये भी बताती हूँ, आपने किताबें भी तो पब्लिश की। जी हाँ, और रेडियो में ये भी बताती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा कि मैंने 2000 में विविध भारती प्राइमरी सर्विस से विविध भारती चैनल शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हमने जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ की अनाउंसमेंट मैंने शुरू की थी, एज अनाउंसर भी वहीं से मैंने किया, और 18-20 साल में वहाँ पे अनाउंसर। हाँ जी, तो ड्रामा चलता रहा। फिर उसके बाद आप बोलते हो साहित्य की तरफ, तो जो गाता है ना उसमें वो चीज़ें सुर ताल की पहचान रहती है, संगम है, जैसे मैं शुरुआत में कहा, साहित्य और संगीत का हाँ जी गहरा संबंध है। ये मतलब ये चीजें ना हो तो, अगर लिरिक्स ना होंगी तो आप म्यूजिक कैसे, गीत कैसे बनेंगे। और सिंगर के लिए लिरिक को समझना भी तो बहुत जरूरी है। बेशक वो लाइट म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है। स्टार्ट में नहीं किया, वो जगन्नाथ शिवपुरी जी स्वर्गीय थे तो उनसे थोड़ी देर सीखा, फिर वो बीमार रहने लगे तो फिर मुझे वही घर की प्रॉब्लम, कुछ घर के अर्निंग सोर्स करने थे, फिर पढ़ाई भी करनी थी, फिर घर को अपने चला के खुद को भी स्टैंड करना था, एस्टेब्लिश करना था। तो फिर ये सारी चीज़ें जब हो गई मिश्रित, तो फिर एक जगह पे नहीं, जो मुझे कहता गया मैंने वही अपना परफॉर्म करती गई। तो ठीक रहा, मतलब मेरे हिसाब से, या आप देख रहे होते मुझे, तो आपके हिसाब से मैं कैसी हूँ। हाँ जी, स्ट्रगल के साथ साथ अचीवमेंट्स भी लगातार हर स्टेप पे आती गई। ऑब्वियस है, जब हम काम करते हैं तो उसका हमें फल तब इच्छा नहीं करनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। हाँ,
मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं आपकी गिनी, ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े कोई अवार्ड्स ले लेते हैं या कुछ भी हैं, लेकिन पहचान आपकी क्या है कि आपको जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, मेरी कला को करते हैं, मेरे लिखने को करते हैं, या मेरे काम को करते हैं, या मेरी डेडिकेशन को करते हैं, तो मैं उनको भी धन्यवाद बोलती हूँ कि मुझे आगे बढ़ाते हैं वो लोग। आपने ज़्यादातर कविताएं लिखी? जी, मेरा रुझान ही, क्योंकि मैं गाती हूँ तो मुझे पोइटिक पे था और मैं लिखती भी नहीं थी। ये 94-95 की बात है जब दूरदर्शन स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले वहाँ पर प्रोड्यूसर्स के लिए आप भी वहाँ पे प्रोड्यूसर हो तो वहाँ पे शायद 94-95 की बात होगी जी। तो वहाँ पे मैंने प्रोडक्शन के लिए एक फॉर्म भरा था, तो मेरी प्रोडक्शन के लिए एज ए प्रोड्यूसर अप्रूव हो गया वहाँ से, कश्मीर से। तो उसके लिए चाहिए थी मुझे 8 गाने चाहिए थे, म्यूज़िकल भरा था मैंने। फिर मैं सोची कि अगर मैं किसी से लिखवाती हूँ वो लोग मुझसे पैसे मांगेंगे, फिर मुझे खर्चा इनिशियली स्टार्ट करना है, गाइडेंस तो मैंने सबसे ले ली, अब क्या करूँ। फिर वहीं से मेरा दौर स्टार्ट हुआ। मैंने कहा व्हाई नॉट मी, मैं खुद क्यों नहीं करती, अगर मैं खुद कोशिश करती हूँ हो सकता है। रहता है ना, रुझान रहता है, सिर्फ उसको शब्दों में आपने उतारने की आवश्यकता है। और तभी से मेरा जो लिखने का सिस्टम था वो शुरू हो गया और मैं लिखती चली गई। आपने डोगरी में लिखा ना? जी, डोगरी में, हिंदी में भी लिखा, लेकिन किताब नहीं मैंने निकाली। कितनी पब्लिश हुई? मेरी 4 किताबें हैं जी। सारी कविताओं पे? नहीं, एक सबसे पहले मिक्स थी, उसमें कुछ कविताएं, और जब मेरी जॉब लगी थी उस टाइम एक निकाली। उसके बाद फिर मैंने दूसरी कविताओं को दी मनाखदा नाम से। फिर उसके बाद मैंने दी तीसरी सोच मैंने दी, आर्टिकल्स पे थी, आलेखों पे थी। और चौथी किताब अभी मेरी रिसेंटली 2022 में रिलीज़ की थी बच्चों के लिए, मोती महल नाम से। आपने जो पीएचडी की डोगरी में, उसका सब्जेक्ट क्या था? मेरा मैंने एमए के बाद एमफिल किया है। डायरेक्टर रहे हैं जो पद्मश्री श्री जितेंद्र उधमपुरी जी, डॉक्टर जितेंद्र, उन पे कविताएं थी उनकी 6-7 बुक्स थी, उन पे मैंने किया था डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी उनकी कविता एक अध्ययन इस नाम से एमफिल किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं, और 2007 में मैं जॉब मेरी लग गई थी, नौकरी लग गई थी एकेडमी में जी, कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी में। दर्शकों के साथ एक और बात साझी करता चाहिए कि ये आजकल डॉक्टर चंचल शर्मा जी, इन्होंने डोगरी शिराजा जो जे&के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेज से प्रकाशित होता है, उसकी भी सब एडिटर हैं आप शुरू में ना? हाँ जी, पहले एसोसिएट एडिटर हैं। आजकल हिंदी शिराजा की एडिटर भी हैं जी। तो ये है कि फिर जॉब लग गई, तो मैंने कहा अगर मैंने पीएचडी शुरू की है तो मेरी गाइड रही प्रोफेसर वीना गुप्ता जी, उन्हीं के अंडर मैंने एमफिल किया, तो क्यों मैं आगे क्यों ना, और डॉक्टर का भी शौक था कि डॉक्टर भी लगना चाहिए, नहीं किया तो बड़ी इंसल्ट होगी कि भाई चली थी पीएचडी करने। एमफिल किया था, ईजी रहा थोड़ा सा प्रोसेस। हाँ, तो मुझे लगा कि गाइड की इंकरेजमेंट रही, घर से इंकरेजमेंट रही, कोई फिर प्रॉब्लम नहीं थी फाइनेंशियली। तो मैंने कहा अब फिर 2011 में मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ और मैंने किया था डोगरी महिला लेखन एक अध्ययन, मतलब विमेन राइटिंग इन डोगरी लिटरेचर सर्वे, और उसका मूल्यांकन किया था। जी। आजकल आप, क्योंकि आपने डोगरी शिराजा का भी एडिटिंग संभाला, उसके साथ आजकल हिंदी में आप देख रही हैं शिराजा को, क्या लगता है कि जम्मू में साहित्य का क्या स्तर है, डोगरी भाषा में भी और हिंदी में? देखिए, साहित्य में उस स्तर की अगर बात करते हैं तो स्तर तभी बढ़ता है जब हम किसी भाषा को आगे प्रमोट करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको ज़िंदा रखने के लिए उसका प्रचार प्रसार करते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं होती तो भाषा हर कोई डेड है ना, भाषा तो ज़िंदा नहीं रह सकती। तो अगर डोगरी की बात करते हैं तो डोगरी का भी आजकल स्कोप है, क्योंकि एक तो 8वें शेड्यूल में ये आ गई है, तो उसके साथ वन ऑफ द 5 ऑफिशियल लैंग्वेज, हाँ 5 आ गए हैं, डोगरी, पंजाबी, गोजरी, उर्दू एंड इंग्लिश। तो ये भाषा है, तो उससे लोगों में थोड़ा सा और जागृति हो रही है कि हम, और दूसरा मातृभाषा है, हमें मातृभाषा को तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। ये डायलेक्ट अस्तित्व है हमारा, अगर अस्तित्व के प्रोग्राम है तो इसकी बात करते हैं तो पहला अस्तित्व हमारा डोगरी है, हमारी मदर टंग है। तो मैं तो सबसे पहले कहती हूँ कि अपनी भाषा को हमें प्रमोट करना चाहिए। बट लेकिन अगर हम कहते हैं कि हिंदी जो है, मैं हिंदी से जुड़ी हूँ आजकल, तो हिंदी हमारी राजकीय भाषा है और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपर्क भाषा है। मतलब डोगरी जो है हमारी डायलेक्ट्स हैं, हमारी अपनी बोलियां हैं, तो हम चलो अपने दायरे में बात करते हैं। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है कि आप राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप ही चले जाते हैं, आप हर कोई हिंदी या डोगरी या इंग्लिश नोइंग नहीं है, तो हम दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी में बोलने की,
कहीं भी चले जाते हैं तो पहले हम हिंदी में बात सर करते मेरा हैं। ये भी मानना है कि हाँ। ये जो भाषा होती है वो एक माध्यम रहता है, माध्यम है, कम्युनिकेशन का। ये हमारा सेतु का काम बिल्कुल। करती अगर है। हम अपनी संस्कृति की बात करना चाहते हैं, विरासत की बात करना चाहते जी। हैं, अगर हम डोगरी में ही करेंगे हाँ। तो उसका जैसे आपने खुद कहा कि लिमिटेड दायरा बन जाता है। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन हमारा उसी को अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं किसमें, हाँ, हिंदी हिंदी में, में। इवन इंग्लिश में, हाँ, तो उसका विस्तार बहुत ज्यादा हो जाता है। जबकि मैं और आप भी जानते हैं हमारा हिंदी का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन आप भी डोगरे हैं, मैं भी डोगरी हूँ। लेकिन यहाँ concept हमारा तो वही है। कॉन्सेप्ट तो ये, अगर कहीं भी हम बात करते करते ना हिंदी में चले जाते हैं, क्योंकि शुरू से ही हमने हिंदी में घर में ही बोली होगी। तो मेरा मानना है कि कोई भाषा सब कुछ आना चाहिए, बट अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी तो आजकल पता है आपको, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद भी promote वो कर भी रहे हैं। कहते हैं, प्रमोट करते हैं कि वो खुद कहते हैं कि हिंदी को जितना हो सके उसको आगे लेकिन बढ़ाओ। उसके साथ वो रीजनल लैंग्वेज के लिए भी बोलते हैं वो कि तो तभी तो आपकी हमारी mother 8वें tongue, शेड्यूल मातृभाषा में में ही 5 होना चाहिए। तभी तो 8वें शेड्यूल में 5 भाषाएं हैं कि उन्होंने कहा कि कार्यकारी जो दफ्तर में कार्यालयों में काम होता है इस भाषा में किया जाए, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा, धीरे धीरे हो सकता है कि हो जाएगा। तो क्यों नहीं, अगर हम जिस पे जुटे रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो वो भाषा ज़रूर कामयाब होती है और उस भाषा का सारी दुनिया में प्रचार भी होता है। अब सबको पता लगने लगा है कि डोगरी क्या है, पंजाबी तो चलो भाषा है ही, वो आगे थोड़ी है, विस्तृत भाषा है। तो डोगरी हमारी पीछे कहीं ना कहीं रही, लेकिन आज तो डोगरी में बच्चे भी आगे जा रहे हैं। क्योंकि डोगरी को प्रमोट अगर करने की बात हो तो जे.एंड.के अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस जी रेगुलर कार्यक्रम भी करती है बिल्कुल। प्रमोशन के लिए। देखिए, हम अपनी एकेडमी की अगर बात करती हूँ तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि हमारी कल्चरल एकेडमी, कला भाषा और संस्कृति जो है वो हमारा मकसद ये रहता है कि ये नहीं है कि हम इस प्रोग्राम के लिए हमारा माध्यम या हमारा डिपार्टमेंट बना हुआ है। हमारा काम है, हम 8 भाषाओं पे काम करते हैं, हिंदी, डोगरी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, पहाड़ी और गोजरी, इन सब भाषाओं में। तो हमारा यही रहता है कि हम अपनी भाषा को लेके, कला को लेके, जहाँ की हमारी पेंटिंग्स आपको पता है ये सब कुछ रहता है, सबको एक साथ, 3 विंग्स को एक साथ लेके चलें। और दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिश लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके साथ साथ नए लोगों को जोड़ें, ताकि नई पीढ़ी को पता चले कि ये हमारी एकेडमी क्या कर रही है और हमें किस तरह से वहाँ जाना है, किस तरह से अपनी भाषा और अपने लोगों से जुड़ना है। तो हमारा तो यही प्रयास रहता है, और डोगरी, पंजाबी, हिंदी, हर भाषा में हमारा काम बराबर चल रहा है और अच्छा काम चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि जो नए लोग हैं, चाहे साहित्यकार हों या कला के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, उनको शुरुआत जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी, हाँ जी, रेडियो से करनी चाहिए। रेडियो बहुत कुछ सिखाता है, बिल्कुल। उसके बाद आपका पदार्पण अलग अलग क्षेत्र में हो पाता है। देखिए, रेडियो तो एक ऐसा माध्यम है ना जहाँ पे आपको सिर्फ वॉइस मॉड्यूलेशन देना है। आप मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं आपको नहीं। और मैंने ये भी देखा कि मैं कई बार गाती हूँ या नहीं भी कही होंगी, रेडियो सुनते होंगे लोग, तो मुझे कई बार मेरे पास आए और कहते हैं अच्छा आप हो चंचल शर्मा, क्योंकि इतना फेम दिया, इतनी वो। तो मैं कहती हूँ कि रेडियो पे आपको बोलना आता है, कॉन्फिडेंस आपको आता है, पंक्चुएशन पता चलती है, वॉइस किस तरह से ऊंच नीच चलना है। अनाउंसमेंट में तो आपको एक्सटेम्पोर बोलना है, हाँ, गलती की गुंजाइश ही नहीं। देखो, माइक तो हमें कभी माफ नहीं करेगी, देखो, और डर भी लगा रहता है। और जो बोलना है, हमने लाइव बोलना है, चाहे हम पढ़ के बोलें या हम लाइव कर रहे होंगे, लेकिन हमें वहाँ गलती की गुंजाइश नहीं होती। प्रोग्राम्स में कट की गुंजाइश है, बट लाइव में नहीं है। तो यही तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की बात है। रेडियो ने बहुत कुछ दिया है, और मुझे ही नहीं, हर कलाकार जो है वो पहला क्रेडिट, जो श्रेय जाता है, वो रेडियो को जाता है। तो आप अब आखिर में युवा साहित्यकारों को, युवा संगीतकारों को, युवा गायक गायिकाओं को अपने क्षेत्र या किसी भी फील्ड से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करने के लिए किस तरह से सार्थक दिशा की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए? सार्थक दिशा की तरफ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अपनी ही पहले मिसाल देती हूँ, मिसाल इस सेंस में नहीं कि मैं बहादुर हो गई हूँ, लाइव एग्जाम्पल हूँ कि मुश्किलें तो ज़िंदगी में आती हैं, अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये चीज़ें हमें सिखाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सब कुछ सीख बैठे हो तो आपके तो मुझे बहुत कुछ आ गया। ज़िंदगी आखिरी दम तक हमें सीखने का एक प्रोसेस है। तो जिस काम को भी हम कर रहे हैं उसे पूरी लगन, मेहनत और शिद्दत से कीजिए, और ये कहिए कि मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, मैं समाज के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तो अपनी सारी चीज़ें समाज के लिए, मैं अकेली गाऊंगी तो मैंने क्या जजमेंट करनी है। आप मुझे सुनोगे, मुझे देखोगे, मुझे पढ़ोगे, तो मुझे आपको पता चलेगा कि ये क्या लिखता है। और ऐसे हम दूसरा मैं ये कहूँगी कि
अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना चाहिए, अच्छी संगत- किताबों संगत को का पढ़ना चाहिए, असर संगत रहता का है। बहुत असर है। असर है। क्योंकि मैं अच्छी सोसाइटी में शुरू से रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी भी मैं सोचती हूँ कि मेरे में लर्निंग प्रोसेस है। मैं कभी नहीं कहती कि मुझे ये आ गया। से कलाकार में हाँ, रहना भी नहीं, चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ आ गया। अब मैंने इतना कुछ अगर अचीव भी किया है तो मैं कहती हूँ कभी भी अचीवमेंट नहीं होती। मुसाफिर हैं, उस राह मुसाफिर क्या, अभी मैं सोचती हूँ मैं आपके पास बैठूंगी भी सीखूंगी, आपसे अपने से छोटे बच्चे से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो दूसरी बात है कि एक मैं अपनी पर्सनल बात कहती हूँ कि दुनिया आपको कुछ भी कहती है तो आपको उसकी परवाह नहीं करनी है। और मुझे लगता है जो मेरे एंटी हैं, मुझे क्रिटिसाइज करने वाले हैं, मुझे आगे बढ़ाते हैं। जो मुझसे जेलेसी करते हैं, जो मुझे एक लेसन देते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है। क्रिटिकल एनालिसिस ये बड़ा जरूरी है, ये चीज़ आप दोगे। व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। देखो काम पर्सनल को है लेकर। लाइफ, मैं कुछ करूं आप कुछ करो, वो अलग बात है। लेकिन जब हम इस फील्ड में आते हैं तो वो अगर इस फील्ड में कंपटीशन नहीं होगा तो फिर कैसे चलेंगे। और दूसरों से कंपटीशन करने के बजाय अपने से करो कि मैं कैसा कर रहा हूँ। पहले मैं कुछ लिखती हूँ ना, मैं उसे 10 बार काटती हूँ, 50 बार काटती हूँ, फिर उसमें नए वर्ड्स एडिट होते हैं। आपकी अंतरात्मा नहीं स्वीकार और करती। मुझे खुद लगता है कि मैंने ये गलत गा लिया, मेरे सुर में खुद पता चलता है मैं कम हो गई, ज़्यादा हो गई, ये मुझे गलत लिखा। तो ये चीज़ें आप जब तक ये नहीं होंगी, और दूसरा ये कि आप पूरी ईमानदारी से ये ना सोचो कि मुझे क्या मिलना है, नहीं मिलना है, मिलेगा, पक्का मिलेगा। जो तारीफ़ है वो कम होती है, वही सबसे बड़ी बात है आजकल के ज़माने में। अगर आपको अप्रिशिएट, और अच्छे से अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी संगत में बैठो और सबसे अच्छा बोलो, बस। अब जाते जाते अगर हम जी। आपसे, क्योंकि आप ए ग्रेड आर्टिस्ट भी जी। हैं तो वो कुछ पंक्तियां ना सुने तो वो भी गलत हाँ, है। ठीक है, वो तो बनता ही है। जो भी आपको याद आ रहा है। मैं हिंदी में सुना दूँ? हिंदी में सुनाइए कोई मेरा बात लिखा हुआ है तो मैं उसको सुनाती हूँ। एक मैं ज़्यादा प्रकृति पे जाती हूँ, मेरा उस अच्छी पे बात। रुझान है, क्योंकि मुझे नेचर से बहुत प्यार है, तो उस पे मैं लिखती हूँ ज़्यादा श्रृंगार रस पे। जी। ओ मेरे चंदा आजा ज़मीं पर, तारों की छैया में बातें करेंगे। ओ मेरे चंदा आजा ज़मीं पर, तारों की छैया में बातें करेंगे। मैं हूँ चकोरी जन्मों की प्यासी, आ मिल के पगला और पगली बनेंगे। ओ मेरे चंदा इठलाती बल खाती आऊंगी मिलने, धीरे से मुस्का के तुम पास आना, बाहें झटक के मैं चल दूंगी सजना, प्यार के आलिंगन में मुझको छुपाना। बातें करेंगे सारी सारी रतियाँ, कल फिर से मिलना है कह के चलेंगे। ओ मेरे चंदा आजा ज़मीं पर, तारों की छैया में बातें करेंगे। ओ मेरे चंदा। क्या बात है। इसे कहते हैं साहित्य और संगीत का संगम। जी। आप एक्सेल स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक्सेलशन हाउस का भी शुक्रिया, आज से इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्तित्व के आज के अंक में आपने बातचीत सुनी डॉक्टर चंचल शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि विशेषकर नौजवानों को अपनी संगत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी संगत जो रहती है उसी से आप वह कुछ सीखते हैं जो साहित्य में काम आता है, आपके कला के किसी भी क्षेत्र में बहुत काम आता है। एक्सेलशन स्टूडियो से कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।